हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माइंडनॉलेजी और आज अपने माइंडनॉलेजी के चैनल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे, कुछ फ़नी से और कुछ सीरियस किस्म के मिथ्स, या जिसको हम कह सकते हैं कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ झूठ हो सकते हैं, कुछ मिथ्स हो सकती हैं जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब यहाँ अगर हम इन मिथ्स की तरफ जाएं तो हमारा सबसे पहला जो मिथ होता है या जो हमारी सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो होती है माइंड रीडिंग। और आप लोगों में से कितने ही लोग हैं जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं और जिन्होंने सुना होगा दूसरे लोगों से कि उनसे कहा जाता है कि वो उनका माइंड रीड करके बताएं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो ये है एक ऐसी बात जो कि मोस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट अक्सर सुनते रहते हैं। और इवन कुछ नए जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो अभी ही उन्होंने साइकोलॉजी में कदम रखा होता है वो अच्छे से जानते होंगे मैं किस पॉइंट की बात कर रही हूँ। जब भी किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं और जैसे ही उनको पता चलता है कि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो या आप साइकोलॉजी के प्रोफेशनल हो, आपसे सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है और आपने उनको बताना होता है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि साइकोलॉजी में, इवन साइकोलॉजी में कोई कितना ही प्रोफिशेंट ना हो जाए, कोई कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप पहली नज़र में किसी को देखें और कंप्लीट आप उसका माइंड रीड कर लें। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आपको क्या लगता है ये जो इतने ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट हैं, इतने ज़्यादा रिसर्चर्स हैं, कुछ रिसर्चर्स तो सालों तक रिसर्च कर रहे होते हैं लोगों पे कि उन लोगों के जहनों में क्या चल रहा है। आप क्रिमिनल्स को देख रहे होते हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कितनी मुश्किल से, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्राइम कैसे और किसने कमिट किया है। तो अगर ये इतना ही हलवा होता तो आपको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इतने कम्प्रहेंसिव उनकी थेरीज होती और ये जो हमारे पास इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल हैं, क्या हमें इन सब चीज़ों की यूज़ करने की ज़रूरत होती? बिल्कुल भी नहीं। इतने ज़्यादा प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, कुछ इतने ज़्यादा इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन जो है एक साइकोलॉजिस्ट किसी भी इंडिविजुअल को समझने के लिए कितनी तफसील से इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन वो हासिल कर रहा होता है और सेशंस पे सेशंस चल रहे होते हैं और कम्प्लीटली उस इंडिविजुअल की इंटरनल और एक्सटर्नल जो बॉडी लैंग्वेज होती है या उसका बिहेवियर और उसका प्लस उसकी जो इंटरनल मेंटल स्टेट होती है उन सब को स्टडी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये इतना आसान काम हरगिज़ नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि साइकोलॉजी में आते हैं उनको भी यही लगता है कि हम साइकोलॉजी का सब्जेक्ट लेंगे तो हम जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि हम किसी को देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगर कोई साइकोलॉजी इस गलतफहमी के बिना पे पढ़ना चाह रहा है तो साइकोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट से ये तवक्को रखता है कि वो उसके सामने से गुजरेगा भी तो उसको उसकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन ये हमारे लिए समटाइम्स फ़नी होता है, हम अक्सर ये चीज़ें सुन रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती जितना कि लोगों को नज़र आ रही होती हैं। और ना ही साइकोलॉजी कोई जादू है कि हम जादू करना सीख लेंगे और अचानक से किसी भी प्रॉब्लम को हल कर लेंगे या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जान लेंगे। ऐसा नहीं होता। जो साइकोलॉजिस्ट इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और इतना ज़्यादा किसी इंडिविजुअल को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं और इतने ज़्यादा इन्होंने टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर कराए हैं, टेस्ट जो है वो बनाए हैं और फिर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में से सैंपल को चूज़ करके उन पे टेस्ट एडमिनिस्टर किए हैं, फिर उनके रिजल्ट्स और उनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इन सब चीज़ों को देखा है और उसके बाद कहीं बताया गया है कि वो टेस्ट जो है वो किस पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा बेस्ट है। और इवन वो टेस्ट एडमिनिस्टर करने में भी अगर गलती हो जाती है तो टेस्ट का रिजल्ट भी हमारे पास 100% करेक्ट नहीं होता। और उसके बाद भी जो साइकोलॉजिस्ट कंक्लूजन ड्रॉ करता है तो उसमें भी मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। तो पहली ही नज़र में किसी का माइंड रीड करना, नो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो अगर किसी की ये गलतफहमी है तो इसको ख़त्म कर दीजिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 2 की तरफ, और वो है लाई डिटेक्टर। लाई डिटेक्टर का नाम बताएं क्या है, इसका मतलब क्या है? लाई डिटेक्टर मतलब कि लाई को डिटेक्ट करने वाली मशीन या डिवाइस। अब लाई डिटेक्टर जो है, अगर सच बात मैं कहूँ तो वो ये है कि इसका ये जो नाम है ये नाम ही झूठ है। तो अगर इसका नाम ही झूठ है तो वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है कि वो आप किसी भी झूठ को पकड़ सकें? समटाइम्स इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, इवन रिसर्चर्स कहते हैं कि आप 80 to 90%, कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये इसका रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं 50 to 60% चांसेस होते हैं। तो कुछ लोग तो इस पर बिल्कुल रिलाई नहीं करते।
असल में होता क्या है कि लाई डिटेक्टर जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके फिजिकल आपकी बॉडी में चेंजेस जो आ रही होती हैं, आपका हार्ट रेट होता है, आपका पल्स रेट होता है, ब्लड प्रेशर होता है, बहुत सी आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको मेजर करता है। ये और कुछ भी नहीं करता। आप सच बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, लाई डिटेक्टर को ये चीज़ें पता नहीं चलती। वो कुछ आपकी फिजिकल चेंजेस को नोटिस करता है, और वो फिजिकल चेंजेस जो हैं, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी में कुछ चेंजेस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं जब आप सच बोल रहे होते हैं उसके साथ। तो अकॉर्डिंग टू देम अगर कोई वो स्पेसिफिक किस्म की चेंजेस आपकी बॉडी में आ रही हैं तो इट मीन्स आप झूठ बोल रहे हैं। अगर वो चेंजेस नहीं आ रही तो आप सच बोल रहे हैं। और इवन अगर किसी इंडिविजुअल को के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि लाई डिटेक्टर कैसे काम करता है तो इवन वो लाई डिटेक्टर को डिसीव कर सकता है, और बहुत से लोग शायद करते भी होंगे। तो समटाइम्स इवन अगर वो जानबूझ के डिसीव नहीं भी कर रहा तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पे हम झूठ को सच या सच को झूठ समझ लेते हैं। तो लाई डिटेक्टर जो है, इसका ये जो अपना नाम है ना लाई डिटेक्टर, ये ही सरासर झूठ है। इसलिए हम लाई डिटेक्टर पे कम्प्लीटली कभी भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो सच और झूठ में फ़र्क करके हमें बता सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, समटाइम्स इत्तेफाक के तौर पे या समटाइम्स हम कह सकते हैं कि इसका अंदाज़ा सही भी हो सकता है, लेकिन नहीं, आप इसको जो है वो सच और झूठ, अगर कोई बहुत सिवियर मेजर इश्यूज़ हैं तो उसमें कभी भी सिर्फ इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते अगर आपके पास और कोई प्रूफ्स वगैरह नहीं हो तो। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं अपने मिथ नंबर 3 की तरफ, या फिर हम मिथ की जगह हम इसको मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। तो वो साइकोलॉजिकल थेरीज की बात है। ऑफ कोर्स हम जैसे ही एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंप्रहेंसिव रिसर्च के बाद, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई के बाद, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद वो अपनी किसी एक थेरी पे पहुंचता है, लेकिन कभी भी कोई भी थेरी इटसेल्फ वो करेक्ट नहीं हो सकती। हर थेरी अगर आप देखें साइकोलॉजी से या इवन किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आप देख लें, साइंस के फैक्ट्स की मैं बात नहीं कर रही यहाँ पे। कुछ साइंटिफिक थेरीज होती हैं जो कि 100% ठीक भी होती हैं क्योंकि वो फैक्ट्स पे मबनी होती हैं और वो हमारे पास उसके एक्यूरेट जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड थेरीज की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप थेरीज पढ़ते हैं, आप अगर एक थेरी पढ़ते हैं आपको लगता है ये थेरी सही है, लेकिन जब आप उसका क्रिटिसिज्म पढ़ने लगते हैं ना तो तब आपको लगता है कि वाकई ये क्रिटिसिज्म भी ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो थेरी जो है वो ठीक होती है, गलत नहीं होती, लेकिन वो कम्प्लीटली ठीक नहीं हो सकती। उसमें हमेशा कुछ कमी बेशियाँ होती हैं। तो किसी भी एक साइकोलॉजिकल थेरी के बेसिस पे कभी भी हमें नहीं चाहिए कि हम उसको एक फैक्ट बना लें, बिल्कुल एक साइंटिफिक फैक्ट उसको समझ लें और हम अपनी ज़िंदगी में पर्सनली या फिर किसी और की ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें जो उस थेरी में बताई गई हैं। क्योंकि साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल को स्टडी करना होता है और आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इसी तरीके से कोई भी थ्योरी चाहे वो कितनी भी अच्छी ना हो जाए, वो कभी भी हर इंसान के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। उसमें फिर भी कमी पेशियाँ होंगी, उसमें फिर भी क्रिटिसिज्म्स होंगे। अच्छा, जिसके बाद हम चलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 4 की तरफ, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या होती है आप सबको पता है। बहुत से लोगों का मानना है कि साइकोलॉजी इज़ जस्ट अ कॉमन सेंस और कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजी में कुछ है ही नहीं, साइकोलॉजी को स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। साइकोलॉजी इज़ जस्ट अ कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस का यूज़ करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम किसी भी साइकोलॉजिकल इशू को ख़त्म कर सकते हैं, हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, हम डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं, हम शिज़ोफ्रेनिया से बच सकते हैं। इस किस्म की बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि बनाई हुई होती हैं लोगों ने, और लोग इसको सिर्फ कॉमन सेंस समझ रहे होते हैं और बिल्कुल भी इसको लेस इम्पॉर्टेंट समझते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये जो साइकोलॉजिस्ट सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ना होती। अगर ऐसा होता तो बहुत से जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड भी हो जाते हैं सम केसेस में, तो वो घर में ही उसको ठीक कर लिया जाता, उनकी घर में ही वो प्रॉब्लम्स ख़त्म कर ली जाती, क्योंकि कॉमन सेंस तो ऑफकोर्स सबके पास है। तो फिर तो किसी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर तो किसी को साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं लास्ट जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो है इलनेस क्यों होती है। स्पेशली साइकोलॉजिकल इलनेस या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ।
हम सब में से बहुत से लोगों का मानना ये है कि आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो वो आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है। कोई ब्रेन में मतलब कोई फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से आप साइकोलॉजिकल सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और ना ही हर किसी के साथ ऐसा होता है। बहुत सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपकी ब्रेन में फॉल्ट की वजह से नहीं होती, आपकी किसी फिजिकल इंजरी, किसी ट्यूमर, किसी सिस्ट की वजह से नहीं होती, बल्कि आपकी कुछ साइको सोशल स्ट्रेसर्स होते हैं जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। लेकिन क्योंकि जिन लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हर बीमारी दिमाग से उसका ताल्लुक होता है, और दिमाग मतलब वो फिजिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है तो वो बातों से या साइकोथेरेपी से या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से ठीक नहीं होगा। तो ऐसे लोग करते क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशंस पे रिलाई करते हैं, और उनको होता है कि अगर हम दवाइयाँ लेंगे तो हम ठीक होंगे, अदरवाइज हमारी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे उनकी वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो उनको मज़ीद प्रॉब्लम्स का शिकार बना देती है। सो आज के लिए ये 5 जो साइकोलॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी ये काफ़ी हैं। आगे की कौन कौन सी साइकोलॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वाली वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू।